ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती। नमस्कार। कोरोना संकट के बीच क्या हालचाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि आप सब मास्क पहन रहे होंगे, हाथों की सफाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे और सुरक्षित दूरी का पालन भी कर रहे होंगे। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में अब भी बहुत लोग कोरोना से बेखौफ हैं। बाजारों में बेहिसाब भीड़ है। मास्क न तो मुंह पर है, न ही नाक पर, अगर है तो पॉकेट में, और उसका मकसद है पुलिस के चालान से बचना। मास्क कुछ रुपए के चालान से बचने का उपाय है या अपनी जान बचाने का और कोविड-19 से बचने का मंत्र, ये अब आपको तय करना है। एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों का जमा हो जाना मेल मिलाप को नहीं दर्शाता, बल्कि आपकी लापरवाही प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। सरकार हर कदम पर आपके साथ नहीं हो सकती। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ध्यान रखिए, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करिए। आप कोविड-19 से सतर्क और जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती। डॉक्टर घनश्याम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर घनश्याम, आज 1 सितंबर है। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अनलॉक 4 की, और साथ ही साथ दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। पहले अगर सीरो सर्वे की बात करें तो इस तीसरे चरण के जो नतीजे आएंगे उससे रणनीति बनाने में क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल आनंद जी, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि हम 2 सीरो सर्वे कर चुके हैं जी। पहला हमारे दिल्ली में जुलाई के मंथ में सीरो सर्वे हुआ था, जिसमें कि 23% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी कोरोना वायरस के अगेंस्ट जी। जबकि दूसरा जब हमने अगस्त में किया था 7 से 16 अगस्त के करीब जी, तो हमारे बढ़ के ये 29% के अराउंड हो गया था जी। तो जो ये तीसरा चरण का जो सीरो सर्वे स्टार्ट हो रहा है, चांसेस है कि इसमें मे बी 35 to 40% एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी जी, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि लगभग 35-40% में या तो ये इन्फेक्शन हो चुका है और इनमें शायद ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज भी बन चुकी है जी। तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। और ऐसा देखा गया है कि 60 से 70% जब एंटीबॉडीज लोगों में होती है तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है पूरे आपकी सिटी में और आपके कंट्री में जी। और उससे बाकी के 3% लोगों को बिना इन्फेक्शन के भी बचाव हो जाता है जी। तो हम बिल्कुल पॉजिटिव चलेंगे कि अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुए होंगे और बिना उन लोगों को कोविड के थ्रू बिल्कुल सिम्टम्स हुए बिना ही उनकी एंटीबॉडीज बन गई है और वो सेफ रहेंगे जी। डॉक्टर घनश्याम, कई तरह के टेस्ट किट आ गए हैं मार्केट में। कोरोना के जांच की अगर हम बात करें तो एक जांच किट की भी बात हो रही है जिसके लिए लैब जाने की जरूरत नहीं है, क्या है वो? यस, बिल्कुल। अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों से हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन किट आ गया है जी, जो कि बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये एक तो चीपर है और इसमें आपको बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो कि बेस्ट टेस्ट है, वो RT-PCR है, जिसमें कि हम जो भी हम टेस्ट लेते हैं उसको हम बार बार उसको ऑगमेंट करते हैं, उसको बार बार हम जो उसमें एक वायरस का RNA होता है उसको मल्टीप्लाई कर करके चेक करते हैं। तो इवन अगर एक RNA हमने उसमें डिटेक्ट किया स्वैब में तो हम उसको मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि वो है या नहीं है जी। तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी लैब की जरूरत पड़ती है, एक माइक्रोबायोलॉजी लैब होनी चाहिए जी। और टेस्ट में टाइम लगता है, लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं इसके रिपोर्ट्स आने में। तो अगर किसी ने आज रिपोर्ट दी है, 12 बजे सैंपल दिया है, तो उसको 1 दिन या 2 दिन रिपोर्ट मिलने में लग जाता है जी। और ये जो नया रैपिड एंटीजन किट है ये बड़ा ही उपयोगी है। ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। इसमें आपका उसी तरह से स्वैब लिया जाता है और उस स्वैब को उसी समय
आपके सामने ही एक कार्ड की तरह टेस्ट होता है, उसमें एक लिक्विड में मिक्स करके आप उस स्वैब से लिक्विड से कुछ ड्रॉप्स लेके उस कार्ड में लगा देते हैं। इसी तरह के कार्ड टेस्ट पहले से ही हमारे मार्केट में, जैसे मलेरिया के लिए रैपिड कार्ड टेस्ट अवेलेबल है, डेंगू के लिए हमारे पास रैपिड कार्ड अवेलेबल है, हमारे पास हार्ट अटैक के लिए रैपिड कार्ड टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह ये रैपिड कार्ड टेस्ट है जो कि आपको 15 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट में आपको रिपोर्ट दे देता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होगा और हमें बड़ी लैब की जरूरत नहीं है, हमें उसी समय मरीज को हम रिपोर्ट दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर घनश्याम, कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर ये बताया कि जिन लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या है, उनमें ज्यादातर लोगों में कोरोना जांच करवाने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसे में उन लोगों को जो पहले से ही मधुमेह के शिकार हैं, अब कितना ज्यादा खतरा बढ़ा हुआ देखते हैं? ये हम देख रहे हैं पिछले जो 4 से 5 महीने में कोरोना वायरस जो बड़ी तेजी से भारत में और वर्ल्ड में बढ़ रहा है जी। इसमें हम जो कोमॉर्बिड इलनेस हमने देखी है, जिनमें कोरोना वायरस, जैसे हमने देखा है कि 70 से 75% लोगों में ये बहुत ही माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होता है जी। जबकि उसके बाकी के जो 20% 15% लोग हैं उनमें ज्यादा सीवियर होता है और उनको अस्पताल के एडमिट होने की जरूरत पड़ती है जी। तो इन जो 25-20% जो लोग हैं, इन लोगों में देखा गया कि जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, उनकी संख्या ज्यादा है, उन लोगों को ज्यादा अस्पताल की जरूरत पड़ती है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है डायबिटीज की वजह से। दूसरा है हाइपरटेंशन, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह और जिसको कि कार्डियक डिजीज है, जैसे कि हार्ट फेलियर है, तो इन कंडीशन को जिनको पहले से है और जिनका BMI या जिनमें मोटापा है जी, इन लोगों को अगर उनके पास इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है, सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए बुखार के साथ जब ये आता है। और उन लोगों को अगर सैचुरेशन कम है, ऑक्सीजन कम है और उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उन लोगों को एडमिट होना चाहिए और उन लोगों का शुगर के साथ साथ कोरोना का इलाज जरूरी है। जी बिल्कुल। यूं तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि हमें अंदर से खुशी महसूस होती है कि हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीढ़ी तो चढ़ते हैं पर खुशी नहीं होती, क्योंकि ये सीढ़ी कोरोना संक्रमण की है। डॉक्टर घनश्याम, अगस्त महीने में भारत में 20 लाख से ज्यादा कोरोना केसेज आए। मौत की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। क्या अब मान लिया जाए कि ये भारत में कोरोना का पीक है या अभी और मामले तेजी से बढ़ेंगे? आनंद जी, ये देखा जा रहा है कि भारत में बड़ी रैपिडली कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं जी। पिछले एक हफ्ते में जो हम एवरेज केसेस देख रहे हैं, 70 से 75 हजार केसेस एवरीडे हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जी। तो 70 से 75, ऑल्दो ये पूरे स्टेट्स में डिवाइडेड है। अगर हम दिल्ली को ले तो हमारे पास 1.5 से 2 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं। मुंबई में भी 1.5 से 2 हजार केसेस आ रहे हैं, जो कि पीक से थोड़ा कम है। जुलाई के एंड में हमारे पास जो कोरोना के केसेस दिल्ली और मुंबई में थे वो 5 से 6 हजार टच कर रहे थे जी। तो उनका लगभग आधा हो गया है। लेकिन टोटल केसेस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है जी। हमारी जनसंख्या 138 करोड़ है। तो हम धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। तो ये अमूमन हम लोग गैस कर रहे हैं कि अगले 1 महीने 1.5 महीने में ये संख्या 75 से मे भी 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी पर डे इन्फेक्शन जी। लेकिन हम इसी तरह रिकवरी भी कर रहे हैं। लगभग हमारे 70-75% लोग रिकवर कर चुके हैं जी। तो हमें पैनिक नहीं करना है। इन्फेक्शन बढ़ेगा, अभी पीक नहीं आया हमारे देश का। मैं कहूंगा मेट्रो सिटीज में अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो हमारा एक पीक चला गया है। अभी हम एवरेज आधे केसेस में आ गए हैं। लेकिन अब हमारे जो सेकेंड टियर सिटीज है, लखनऊ हो गया, आप मुरादाबाद ले ले नॉर्थ की साइड में, और बाकी में बेंगलोर हो गया, अगर आप साउथ में जाएंगे तो ये जो बाकी के सिटीज है उसमें केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पीक इंडिया का नहीं आया है, कुछ सिटीज का आया है और अमूमन ये 1 लाख के अराउंड क्रॉस करेगा जो अगले 1 महीने में, ये हमारा वैज्ञानिकों का अनुमान है। चलिए, तो सतर्कता बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत अहम हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली से सोनू सिंह जी जुड़ चुके हैं। सोनू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
हेलो, नमस्कार सोनू जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार सोनू जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि अगर व्यक्ति कोई कोरोना पॉजिटिव है तो हम उसके खान पान में क्या चेंजिंग करेंगे और क्या देना चाहिए? जैसे कोई बुजुर्ग है 60 के ऊपर है तो उसको हमें भोजन किस टाइप का देना चाहिए? थोड़ी सी लाइन में गड़बड़ी है, लेकिन डॉक्टर घनश्याम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उसको खाने पीने में कौन सी चीजें दी जाए, अगर वो व्यक्ति बुजुर्ग है तो फिर और डाइट में क्या क्या शामिल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल आनंद जी, आपने अभी जैसे बताया था शुरू में कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जो कोमोर्बिड इलनेस वाले पेशेंट हैं, तो उनमें तो आपको जो पहले से हिदायत डॉक्टरों ने दी हुई है कि शुगर के मरीज को शुगर को कंट्रोल रखना है जी। तो उसमें तो आपको जितने भी हाई शुगर वाली व्यंजन है वो नहीं लेने हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन वाले को नमक थोड़ा कम रखना पड़ता है जी। बाकी इसमें कोरोना के लिए अभी कोई भी ऐसा गाइडेंस नहीं है कि उसको कौन सा फल खाना चाहिए या कौन सी सब्जी खानी चाहिए। आपको नॉर्मल बैलेंस डाइट लेनी है, सब चीज बिल्कुल ठीक मात्रा में लेना है। बहुत ज्यादा वसा, बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा घी ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कोई टॉनिक वॉनिक भी ले रहे हैं वो भी आप बिल्कुल ठीक मात्रा में ले, बहुत हाई मात्रा में न ले। जैसे कि बहुत सारे ये आयुर्वेदिक कह रहे हैं कि घोल बना के लोग ले रहे हैं, अगर आप लेते भी हैं तो उसको बिल्कुल मेरे ख्याल से क्वांटिटी कम से कम रखें, बहुत हाई न ले, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा लेने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। राजस्थान के सवाई माधोपुर से प्रहलाद जी जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रहलाद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि मतलब कि जैसे प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के काम में आते हैं क्या? प्रोटीन से क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है? आपका सवाल बिल्कुल ही ठीक है। प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे शरीर में और इसकी एडुकेट मात्रा हमें रेगुलर लेनी चाहिए। तो फिर मैं ये एक तरह से इसको फिर से पॉइंट आउट करूंगा कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है और उस डाइट में प्रोटीन होना चाहिए हमारी डाइट में। प्रोटीन भी जैसे दो तरह के होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन होता है जैसे कि आप एग लेते हैं, मीट लेते हैं, पोल्ट्री लेते हैं, और दूसरा दाल और वेजिटेरियन प्रोटीन होता है। तो दोनों को ठीक मात्रा में लें और प्रोटीन बहुत जरूरी है आपके बॉडी में मसल्स बनाने के लिए और आपकी बीमारियों से बचाने के लिए भी। तो लीजिए, जरूर लीजिए। जी बिल्कुल। बाड़मेर से त्रिलोक राम जी जुड़ चुके हैं। त्रिलोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को हो जाता है वो कितने दिन बाद रक्तदान कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और वो उससे उबर गया, फिर कितने दिन बाद वो रक्तदान कर सकता है? वैसे तो बीमारी के बाद हमारे जो मेडिसिन में है कि लगभग 3 महीने का टाइम चाहिए, बट क्योंकि ये कोरोना के मरीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके जब ये रिकवर कर जाते हैं तो इनके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि दूसरे मरीजों को हेल्प कर सकती हैं बचाने में। तो जो अभी हम लोग गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो कोरोना से ठीक होने के या कोरोना के जो सिम्टम्स आते हैं उसके लगभग 1 महीने के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो लगभग 1 महीना। जी बिल्कुल। दिल्ली से वजीर जी जुड़ चुके हैं। वजीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि हमने मास्क भी पहनते हैं, सारा एहतियात भी बरतते हैं, लेकिन सर मेरे अंदर एक डर सा है कि ये कोरोना का डर कब तक किए जाने वाला है सर, इसके बारे में मुझे पूछना। डॉक्टर घनश्याम, ये इनका ही नहीं, भारत में शायद करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो सरकारी दिशा निर्देशों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि उन्हें कोरोना कहीं हो तो नहीं जाएगा। ये आपका डर बिल्कुल स्वाभाविक है। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग रोज मरीजों को देख रहे हैं और रेगुलर मरीजों के बहुत रोज जाते हैं, तो हमें भी डर रहता है। लेकिन आप लोगों को जो हिदायत दी जा रही है कि आपको मास्क पहनना है, और अगर आपने और आपके आसपास जो भी आप बाहर निकलते हैं, अस्पताल जाते हैं, दोनों ने मास्क पहना है, तो बहुत कम हो जाता है इन्फेक्शन का रेट, बहुत कम हो जाता है। आप अगर हैंड हाइजीन रखते हैं, साबुन से भी हाथ धोते हैं,
बाहर अगर भीड़ भाड़ वाली जगह आते तो वापस आके सबसे पहले हाथ, मुंह और अपने कपड़े चेंज कर लें। तो अगर इस तरह के आप बिल्कुल प्रिकॉशन रखेंगे तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाएगा। बट ये स्वाभाविक है कि हम सब लोग एक ऐसी चीज, ऐसी दवाई, ऐसा वैक्सीन का वेट कर रहे हैं कि जो कि इस कोरोना को बिल्कुल ही हमारे इस डर को बाहर कर ले। तो अभी तक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वैक्सीन के। अभी तक कोई भी, रशिया में थोड़े से ट्रायल्स के बाद यूज किया है, बट अभी वो जनरली क्लियर नहीं हुई है वैक्सीन। तो मुझे लगता है 3 से 4 महीने और हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अगर हम आपने जनवरी से ये वायरस आया था, आज ये 9वां महीना शुरू हो गया है जी। इसी तरह आप संयम रखिए। अगर आपने 3 महीने 4 महीने और अच्छी तरह निकाल लिया बिना इन्फेक्शन के, तो चांसेस बहुत हाई है कि हमारे पास एक वैक्सीन होगी जिसको लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। जी, संयम और संकल्प के सहारे ही इस लंबे संघर्ष में हम जीत दर्ज कर सकते हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार महेश जी, बताइए। जब हम तम्बाकू खाते हैं और खूब जगह जगह थूकते हैं और जो है मास्क भी नहीं लगाते और जो है हमेशा भीड़ में रहते हैं, तो हमारा बचाव कैसे होगा जी? जैसा कि डॉक्टर घनश्याम आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा देश है हमारा, वही बात महेश जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तंबाकू खा के यहाँ वहाँ थूक देते हैं, मास्क वो पहन नहीं रहे हैं, उनके पास होता जरूर है चालान से बचने के लिए। ऐसे में संक्रमण से बचाव कैसे होगा? महेश जी, आपने बहुत ही उचित सवाल किया है। अगर ये जितने भी दर्शक सुन रहे हैं जो तंबाकू का ओरल तंबाकू का ये करते हैं, यूज करते हैं, उनको बहुत ही एहतियात रखनी है कि सरकार ने वैसे तंबाकू बिल्कुल बैन कर दिया है। मैं 2-3 महीने पहले बिहार गया था, वहाँ बहुत ज्यादा तंबाकू का यूज होता है। तो वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी ने स्पेशल एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बोला था कि तंबाकू बिल्कुल बैन है, अगर किसी को इधर थूकते हुए पकड़ा गया तो उसमें फाइन भी लगेगा जी। तो हमें अपना ख्याल खुद रखना है। सरकार सब तरफ नहीं आ सकती, सबके घर में, सबकी कॉलोनियों में नहीं पहुंच सकती। हमें खुद ही इस वायरस से लड़ाई करनी है। तो सबको बिल्कुल तंबाकू और इसका बिल्कुल यूज कम से कम क्या बिल्कुल ही नहीं करना है। इन तंबाकू से ओरल कैंसर, इसके अलावा पूरे सांस की नली का कैंसर भी होता है। तो और ये फ्री भी नहीं मिलता है, तो आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं जी। तो मुझे ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि आप बिल्कुल तंबाकू बंद कर दें। मे भी कोरोना की वजह से बंद कर दें, और कोरोना आपको एक तरह से आपको प्रोत्साहन देगा कि आप में कोरोना से भी बचना है, और मे भी आप तंबाकू के इस जो बुरी आदत है उससे भी बच पाएं। तो बिल्कुल थूके ना, तंबाकू बिल्कुल यूज ना करें और मास्क को मुंह पे ही लगाएं। जी बिल्कुल, डॉक्टर घनश्याम ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप कोई कारण ढूंढ रहे हैं काफी लंबे समय से तंबाकू छोड़ने का, तो कोरोना आपके लिए एक बढ़िया कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शामली से उदय वीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। उदय जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार उदय वीर जी। उदयवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट शामली, गांव भैंसवाल से बोल रहा हूँ सर जी। बताइए सर। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य में लोग सामूहिक होकर इकट्ठा होकर कार्य करते हैं जी। क्या एहतियात रखनी चाहिए? और मेरे पास एक डॉग है, मैं उसको ले घुमाने के लिए जाता हूँ डेली जी, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। तो मुझे क्या एहतियात रखनी चाहिए अपने लिए भी? सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो किसान इस समय खेतों में जा रहे हैं, फसल से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं, वो किस तरह की सावधानी बरतें? जिस तरह की सरकार ने हमारी पहले हिदायत दी कि सबको कुछ न कुछ कपड़ा या मास्क पहनना है, तो मेरे ख्याल से हमारे गांव में सबसे बहुत अच्छी चीज है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी यूज करते हुए देखे गए कि गमछा या एक छोटा सा टॉवल जैसा कपड़ा जो हम गले में लगाते हैं, उसको हम मफलर भी की तरह भी यूज करते हैं, उसका हम मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। आप अगर अकेले खेतों में काम कर रहे हैं तो कोई डर नहीं है। आप 2 गज के पास में सिर्फ आके मेरे ख्याल से फैमिली मेंबर्स ही आते हैं, उसके अलावा तो कोई आता नहीं है। तो आप खेत में काम कर रहे हैं, बहुत ही सेफ है। आप जमीन में खोद रहे हैं, आप कुछ पौधे लगा रहे हैं, वापिस आके आप साबुन से अच्छी तरह हाथ धो ले। आप भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाए। मे भी जब आप उस अपने फसल को बेचने जाएंगे तो वो भीड़ भाड़ वाली जगह रहेगी, उस जगह पे आप पूरा अपना गमछा या कुछ कपड़े मफलर का मुंह में मास्क की तरह यूज करें। भीड़ में बिल्कुल जरूरी है तभी जाएं।
और हैंड हाइजीन और 2 गज की दूरी लोगों से मेंटेन करें जितना कर सकते हैं जी। तो आपको इन्फेक्शन का बहुत बहुत कम चांसेस है। खेतों में रूटीन काम करने और अपने जो आपने डॉग बोला जिसके साथ आप वॉक करते हैं, सेहत के लिए वॉक करना बहुत जरूरी है जी। तो अभी तक मेरे ख्याल से डॉग से ऐसे इन्फेक्शन बढ़ेगा ऐसा कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो आप डॉग के साथ वॉक कर सकते हैं और खेतों में बिल्कुल सेफली काम कर सकते हैं, उसकी आप चिंता न करें। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के मुंबई से गणेश जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गणेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, हम सुन पा रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार गणेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है जी। मेरा एक दोस्त है जी। दोस्त का मिर्गी है जी। इसको अभी सर्दी खांसी जुकाम है जी। बुखार नहीं आ रहा है, इसको क्या अभी टेस्ट कराना चाहिए कोरोना या नहीं कराना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है जी। इंडिया में इतना आबादी है, चाइना में भी तो सेम है लगभग में जी। तो इंडिया में इतना केस बढ़ रहा है तो चाइना में क्यों स्कूल खुल रहा है, ये हो रहा है लेकिन केस बढ़ नहीं रहा है, इसका क्या? डॉक्टर घनश्याम, इनका पहला सवाल ये है कि इनके एक मित्र हैं, उनको पहले से मिर्गी की समस्या है और अब उनको जो है सर्दी जुकाम और बुखार आ रहा है, क्या कोरोना टेस्ट जरूरी है? बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा, मिर्गी की बीमारी से डायरेक्ट कोरोना का कोई रिलेशन नहीं है जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी उसके साथ हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, बुखार आ रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ है, अगर ये 2-3 सिम्टम्स आजकल के जमाने में हो रहा है तो उसको कोरोना टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं करना चाहिए, उसको करा लेना चाहिए। और इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, अगर आप मुंबई, नागपुर, पुणे जैसी जगह देखें तो वहाँ बहुत ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तो अगर आपके आसपास नेबरहुड में किसी को कोरोना हुआ है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल आप टेस्ट कराएं। अगर आपके पूरे गांव में, आपके पूरे शहर में अभी 1-2 ही केस हुए हैं और उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है उस आपके दोस्त का, तो चांसेस बहुत कम है। तो आप अपने आसपास के जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, आपके जो हेल्थ सर्विस है, मेरे ख्याल से बहुत सारी हेल्पलाइन भी सर्विस चल रही है, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपका टेस्ट अवेलेबल है और टेस्ट कैसे हो सकता है और कहाँ पर हो सकता है, वो बताएंगे। बट मेरे ख्याल से टेस्ट इस टाइम पे करा लेना चाहिए। इनका दूसरा सवाल ये है कि ये 2 देशों की तुलना कर रहे हैं, भारत और चीन की जनसंख्या बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, दुनिया के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। भारत में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है वो चाइना में नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? आनंद जी, ये बहुत ही एक तरह का एनिग्मा है और हर कोई पजल्ड है इसके लिए कि चाइना में केसेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जी। और बट हमारी ओपन इकोनॉमी है, हमारी सारी न्यूज फिल्टर नहीं होती है, सारी दुनिया को पता है कि इंडिया में कितने केसेस हो रहे हैं। हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, हमारे सारे टेस्ट जो होते हैं वो उसी समय ऑनलाइन में एंटर किए जाते हैं और उसे वर्ल्ड ओवर डिसेमिनेट किया जाता है। जबकि चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट देश है और वहां पर सारी न्यूज नहीं रिलीज होती है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वहां क्यों नहीं हो रहा है। बट ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि उन्होंने जब पहली बार उनके यहाँ वुहान में जो इन्फेक्शन हुआ था, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, उस पूरे एरिया को उन्होंने आर्मी से पूरा कवर कर दिया था और वहीं पर इन्फेक्शन होने दिया, वहां से किसी को मूव नहीं करने दिया। तो इस वजह से मे बी इन्फेक्शन हो ही रहा। उसके बाद उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट, जो आप हैंड हाइजीन, ग्लव्स और मास्क का यूज जो देख रहे हैं, वो सब चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। तो उनका सर्विलेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए बीजिंग और बाकी जगह बहुत कम केसेस अभी तक उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में हो रहा हो और उन्होंने न्यूज नहीं दी है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने वुहान में ही बहुत सारा इन्फेक्शन उसी समय रोक दिया और बहुत कम इन्फेक्शन को बाकी के चाइना में पहुंचाने दिया। तो समय ही बता पाएगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। हम अपनी सिचुएशन को ही देख सकते हैं कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक। चरखी दादरी से वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। वेद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्ते। नमस्कार वेद जी। नमस्कार गोविंद, नमस्कार। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जैसे गांव के अंदर कुछ धानियों में बसते हैं। जी। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। धानियों में बसते हैं, न 103% आता है, न धानी बसने वाला कहीं जाता है।
तो इसमें और कुछ हिफाजत बरतने के लिए और क्या कुछ करें? डॉक्टर घनश्याम ये जानना चाह रहे हैं कि गांव में लोग कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय करें? वेद प्रकाश जी, गांव में भी और शहरों में भी जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं वो तो सेम ही रहे हैं। आपको वही अपने हाथ टाइम जब भी आप बाहर से कहीं से आए आपको हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर नहीं तो सिर्फ साबुन से हाथ धो ले। और बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए तो आपको अपना कुछ मफलर या कुछ कपड़ा या हैंकी या फिर आपको रुमाल से मुंह ढक ले। और जब बहुत जरूरी हो तभी मार्केट में इधर उधर जाए और लोगों से थोड़ी सी 2 गज की दूरी मेंटेन करें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ वो स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। ये काफी है और आपने अभी 6 महीने 7 महीने निकाल लिए हैं। 2-3 महीने आपको और संयम रखिए और इसी तरह से आप सक्सेसफुल रहेंगे। जी बिल्कुल। बेंगलुरु से मेधा जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो, नमस्कार जी। आनंद सर और डॉक्टर सर दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जब कोमॉर्बिडिटीज की बात होती है तो आप बताते हैं कि अगर बीपी है, शुगर है या किडनी ट्रबल है तो कोमॉर्बिड कहलाता है। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल कम होने की गोली ले रहा है या थायरॉक्सिन की गोली ले रहा है तो वो व्यक्ति भी कोमॉर्बिड कहलाता है। और दूसरा प्रश्न है कि अगर घर में कोई सेल्फ होम क्वारंटाइन है ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से तो उस व्यक्ति के कपड़े के साथ बाकी लोगों के कपड़े हम मशीन में डाल सकते हैं क्या? इनका पहला सवाल यह है कि कोलेस्ट्रॉल और जो थायराइड की समस्या से लोग परेशान हैं, क्या उन्हें भी कोरोना का ज्यादा खतरा है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह? बिल्कुल, आपने बहुत ही उचित सवाल किया है। हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें कोमॉर्बिड का मतलब है किसी भी मरीज को चाहे कोई भी बीमारी से आया है, अगर उसको कोई और डायग्नोसिस भी है पहले से, उसको कोमॉर्बिड इलनेस कहते हैं। चाहे वो किडनी डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, आपको कोई मसल की डिजीज हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज। बट हम ये बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो डिजीज जिसमें कि ज्यादा सीवियर डिजीज हो जाता है वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और हार्ट डिजीज है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है किसी मरीज को या किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उससे डायरेक्टली कोई रिलेटेड नहीं है कि उसको कोरोना वायरस ज्यादा सीवियर होगा। बट ये जरूरी है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसका बीएमआई ज्यादा होगा, वो मोटापा थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये देखा गया है वेस्टर्न कंट्रीज में जो मरीज अपने हाइट के हिसाब से ज्यादा मोटापा है, जिन पे ज्यादा चर्बी ज्यादा वसा है, उन लोगों को ज्यादा सीवियर कोरोना डिजीज होता है, उन लोगों को ज्यादा आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर घनश्याम, इनका दूसरा सवाल बहुत व्यवहारिक था कि अगर घर में किसी को कोरोना संक्रमण है और वो ठीक हो रहा है या घर में ही क्वारंटीन है तो क्या उसके कपड़े बाकी अन्य सदस्यों के कपड़े के साथ धोए जा सकते हैं वॉशिंग मशीन में या हाथों से? आनंद जी, मैं एक 2 वर्ड को फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा। हम 2 वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं मेडिकल टर्म में, अब तो जनरल टर्म हो जानी चाहिए। एक वर्ड है क्वारंटाइन और दूसरा वर्ड है आइसोलेशन। हम क्वारंटाइन तब यूज करते हैं जब हमारा उस मरीज को इन्फेक्शन अभी प्रूवन नहीं है, वो सस्पेक्टेड है। जैसे कोई ट्रेवल करके अमेरिका से इंडिया आता है तो हम उसको 14 दिन का क्वारंटाइन में रख देते हैं। तो उसको सिम्टम्स नहीं है, उसका कोई आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आया है, बट हमें है कि शायद वो विंडो पीरियड पे होगा, अभी कोरोना उसको हो भी सकता है, नहीं भी। हम उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। तो ये क्वारंटाइन अभी प्रूवन नहीं है, तो इसके साथ बहुत ज्यादा मतलब आप कपड़े धो सकते हैं क्योंकि उसको इन्फेक्शन जब भी सिम्टम्स आए उसको फिर आरटीपीसीआर करके प्रूव करना पड़ेगा। जबकि आइसोलेशन जब हम टर्म यूज करते हैं वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, वो आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन से पॉजिटिव है। हम उसको 10 से कभी कभी 13 या 17 दिन तक उसको हम आइसोलेशन में रखते हैं। बिल्कुल, क्वारंटीन और आइसोलेशन के नियम अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से तय किए हैं। डॉक्टर घनश्याम, कार्यक्रम में समय नहीं है कि अब आपसे कुछ और चर्चा करें। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर घनश्याम पांगती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।